तो क्या हाल है आप सबके। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसको आज हम वन शॉट में और बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और अगर आपको ये चैप्टर समझ आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखो, सबसे पहले क्या समझना है, आप मान लीजिए आपके पास दो बीकर पड़े हैं। एक के अंदर है एसिड और एक के अंदर है बेस। अब मैं कह रहा हूँ कि यार आपको ना देख के बताना है कि इसके अंदर क्या है। अब आप बोलोगे यार देख के कैसे बताऊंगा, मैं कहा बता सकते हो। आप क्या करोगे, आप यूज करोगे इंडिकेटर का। इंडिकेटर क्या होता है यार, जो कि आपको बता दे, इंडिकेट कर दे, वो होता है इंडिकेटर। तो तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है ऑल फैक्ट्री, और तीसरा होता है आपका मैनमेड या सिंथेटिक। ठीक है, तो अब एक एक करके समझते हैं तीनों को। तो सबसे पहला जो आपका नेचुरल है, उसमें क्या है। देखो, नेचुरल में आपका आता है लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर है ना, वो एक हमें हमें एक ट्री से मिलता है जिससे बनता है, इसलिए नेचुरल में आता है। तो अब ये इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। एक आपका होता है रेड और एक आपका होता है ब्लू लिटमस। ठीक है, एक आपका होता है ब्लू लिटमस। अब ये ध्यान से समझना, जब आप रेड लिटमस को जब आप रेड लिटमस को ब्लू में डालेंगे, ब्लू कह रहा हूँ, जब आप रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू में। और जब आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना रेड में। ठीक है, अगर आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो एसिड है, रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो बेस है। मान लो यार मेरे पास रेड लिटमस है, मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया और उसका कलर नहीं चेंज हुआ। रेड लिटमस डाला सॉल्यूशन में, उसका कलर नहीं चेंज हुआ, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है वो एसिड है, क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं हुआ। अगर उसका कलर चेंज हो गया तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब वो बेस है। ठीक है, समझ गए। और अब मान लो कि ब्लू लिटमस को मैंने सॉल्यूशन में डाला, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या रहा, वो बेस रहा। लेकिन अगर उसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब वो एसिड है। अब देखो, अब आप क्या समझोगे, इससे आप एक और तरीके समझ सकते हो। जैसे हमें पता है, मतलब हमें ऐसा लगता है, हमें क्या लगता है कि एसिड के नाम से हमें लगता है कि यार ये ना एसिड जो है बहुत डेंजरस होगा। हमें लगता है ऐसा, बार बार मैं लगता क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ बाद में। और बेस से हमें लगता है ये डेंजरस नहीं है, बढ़िया है, काफी बढ़िया है ये, बढ़िया। ठीक है, अब जो डेंजरस है, डेंजरस का कलर हमेशा से क्या रहा है, रेड रहा है। तो जब भी कोई चीज रेड में हो जाए, इसका मतलब वो था एसिड। जब भी कोई चीज रेड में हो जाए तो उसका मतलब था वो एसिड। लेकिन जब कोई ब्लू में हो जाए तो वो हो गया बेस। मुझे लगता है यार समझ आ गया होगा। अब समझते हैं आपका ऑल फैक्ट्री। देखो, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, कि आप स्मेल से पता लगा लो। अब स्मेल से कैसे, अब देखो, आप एक काम करना, आपके घर में अगर बेकिंग सोडा हो और अनियन हो तो अनियन को काटना और बेकिंग सोडा में डाल देना। अनियन को काटा और बेकिंग सोडा में डाल दिया। अब इससे होगा क्या, जो अनियन की स्मेल है ना, वो गायब हो जाएगी। अब क्यों गायब होगी, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है, जो बेकिंग सोडा है वो एक बेस है, और जो आपका अनियन है वो है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। यानी स्मेल से पता लगा सकते हो। जब अब इससे क्या पता लगा, जब भी आप किसी अनियन को किसी बेस में डालोगे या बेस को अनियन में डाल दोगे और अनियन की स्मेल गायब हो जाए, तो मतलब वो बेस है। मतलब किसी सॉल्यूशन में आपने अनियन को डाला और उस अनियन की स्मेल गायब हो गई तो वो बेस हो गया। लेकिन अगर स्मेल गायब नहीं हुई तो वो एसिड है। एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो यार, हम ना अनियंस जो है, हम जो प्याज है उसमें ना हम नींबू डालते हैं। हम उसमें क्या डालते हैं, उसमें लेमन डालते हैं। अब अगर आप लेमन पता हो तो लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो जब आप लेमन डालते हैं तब तो अनियन की स्मेल गायब नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप उसमें बेकिंग सोडा डाल दोगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। तो वो समझते हैं मैनमेड और सिंथेटिक इंडिकेटर को। यार देखो, ये ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है आपका फिनोप्थलीन। एक काम करता हूँ, पहले इस बोर्ड को इरेज कर देता हूँ, फिर आपको सिंथेटिक और मैनमेड इंडिकेटर समझाता हूँ। तो अब समझते हैं मैनमेड इंडिकेटर। देखो, मैंने क्या बताया, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फिनोप्थलीन और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। अब जब फिनोप्थलीन में क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे, तो वो क्या रहेगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस। या आपने एसिड में फिनोप्थलीन डाल दिया तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, कलरलेस हो गया। और अगर आपने बेस डाल दिया तो वो हो जाएगा पिंक। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पिंक। अब इसका देखते हैं, इसमें जब आपने एसिड डाला तो हो जाएगा रेड, और बेस डाला
तो हो जाएगा येलो। देखो उसी लॉजिक से कर लेना, एसिड मतलब डेंजरस और वो रेड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले पे करते हैं। सबसे पहले अभी हम एसिड्स को समझ लेते हैं। तो एसिड्स क्या है, देखो एसिड्स का सबसे पहला क्या है, सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन समझ लो कि जो एसिड है, मैं लिख देता हूं एक बार कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट। यार एसिड ना खट्टे होते हैं टेस्ट में, वैसे ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अभी तक आप ये समझो, मैं इसे आगे और अच्छे से समझाऊंगा। क्या है, जो अपना आपका एसिड भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आपका होता है वीक एसिड। ठीक है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आपके होते हैं मिनरल एसिड, और जो आपके वीक एसिड होते हैं वो आपके होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब मिनरल एसिड में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जैसे हम HCl बोलते हैं, H2SO4 हो गया, ये सब आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड में। इसमें क्या हो गया, इसमें आपका हो गया लाइक लैक्टिक एसिड हो गया, आपका सिट्रिक एसिड हो गया, ऐसे। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मतलब पता कैसे चलेगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है या एसिड ही वही होता है जो कि ना H+ आयन दे दे एक्वस सॉल्यूशन में। लिखता हूँ गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर जो है एक एसिड पूरी तरीके से H+ आयन डोनेट कर रहा है या दे रहा है तो वो तो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन वो कम दे रहा है तो वो आपका वीक हो गया। अब हम समझते हैं कि कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है। देखो जो आपका कंसंट्रेटेड एसिड होगा ना, उसमें ना वाटर जो है, वाटर बिल्कुल ही नहीं होगा, या तो होगा तो बहुत ज्यादा कम होगा। और जो आपका डाइल्यूट एसिड होता है, जब हम एसिड के अंदर, यार मैं बोलूं जब हम कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर ऐड कर देते हैं वाटर, तो हमें क्या मिल जाता है, डाइल्यूट एसिड हो जाता है। तो अब आपका एक क्वेश्चन आता है यार कि हम एसिड के अंदर पानी डालें, एसिड में डालें पानी, या पानी में डालें एसिड। ठीक है, अब आप सोचोगे यार एक ही तो बात है, देखो एक बात नहीं है। अगर आप पानी के अंदर एसिड डाल दोगे तो क्या होगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी होगी उस टाइम ज्यादा और एसिड की होगी कम, तो पानी बहुत आराम से एसिड के अंदर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से डाइल्यूशन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पे, अगर आप एसिड के अंदर पानी डाल दोगे तो एसिड में ज्यादा होगा, और आप पानी जब उसमें डालोगे तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी जो एसिड है वो स्प्लैश आउट कर जाएगा, स्प्लैश आउट कर जाएगा और आपके ऊपर भी गिर सकता है। इसलिए जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो पानी के अंदर एसिड डालेंगे, ना कि एसिड के अंदर पानी। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, तो चलो इस बोर्ड को रब कर देता हूँ और आगे का टॉपिक। तो यार एक बार हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, जो कि कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए पानी में। क्या मतलब है आयनाइज का, देखो जो अपने पूरा आयन से थे, जब हम HCl को जब आयनाइज करते हैं या पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन्स मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक वीक एसिड जो कि CH3COH होता है, इसे हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड, जिसको आप किस में पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे अपना कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर में, कंपाउंड में। ठीक है, अभी जान लो कि इसे हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं। जब आप ये क्या कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता या आयनाइज्ड नहीं होता, ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है। तो ये अपना CH3 डबल ओ नेगेटिव वो देता है और H+ आयन देता है। ठीक है, अब क्या है, एक और चीज आपका एक और क्वेश्चन आता है कि सभी एसिड में क्या कॉमन होता है। देखो एसिड में डिसॉल्व करने के बाद क्या है, H+ आयन देगा, वही आपका क्या है सभी एसिड में कॉमन है। तो यार अब हम समझने वाले हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो ध्यान से समझना। सबसे पहला क्या कह रहा है, कह रहा है एसिड है सार इन टेस्ट। जो एसिड है खट्टे होते हैं टेस्ट में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे सिट्रिक एसिड जो लेमन के अंदर होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, वो सब खट्टा होता है। अगला क्या है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टूथ में बता चुका हूँ। अब ये है कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो एसिड सॉल्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर ना H+ आयंस होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो आपकी कार की बैटरीज होती है उसके अंदर भी जो हम एसिड डालते हैं, या इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर भी एसिड यूज होता है। और एक और बात याद रखना, जो भी एसिड है अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो वो कभी भी अपना एसिड की तरह वो रिएक्ट नहीं करेगा,
वो अगर आप मान लो HCl का पाउडर अपने हाथ में रखते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने सॉल्यूशन हाथ में डाल लिया फिर आपका हाथ आपको नहीं मिलने वाला। अब अगला क्या है, अगला देखो, अगला ये सारी जितनी भी है ये ना इसकी रिएक्शंस है, ये आप याद रख लेना अच्छे से। तो अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है देखो, पहले कह रहा है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कि एसिड लिया आपने, मान लो पहले आपने कोई मेटल लिया, सॉल्ट सोडियम ले लिया, और उसके साथ आपने कोई एसिड ले लिया, मान लो HCl ले लिया, तो अब आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ऐसी मान लो आपने अब कोई ले लिया, जिंक ले लिया, साथ में एसिड ले लिया H2SO4, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है। अब अगर आप ये वाली रिएक्शन देखोगे तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह भी काम कर रही है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ये। तो अब आप अब आपकी अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन आपकी ये है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 सॉल्ट और H2। अब देखो, आपने कोई एसिड ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है, आपने कोई मेटल कार्बोनेट लिया, मेटल कार्बोनेट मैं ले लेता हूँ Na2CO3, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा आपको NaCl सॉल्ट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। देखो ये जितनी भी रिएक्शन है मैं बैलेंस नहीं कर रहा, लेकिन आप जब भी लिखोगे बैलेंस करके लिखना, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। आपको अब अगली रिएक्शन क्या है, देखो इसमें ना मैं लिखना भूल गया, मेटल कार्बोनेट भी होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। जैसे Na2CO3 लिखा है, अब NaHCO3 से भी जब मैं कराता HCl को रिएक्ट, तो भी मेरे को सेम ही चीजें मिलती, NaCl मिलता, पानी मिलता और CO2 मिलता। बस मैं वही कह रहा हूँ, बैलेंस नहीं आता, बैलेंस कर लेना सारी रिएक्शंस। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यार ये ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो मैंने लिख भी रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट रहेगा। ठीक है, ये याद रखना आप, एसिड प्लस बेस क्या रहेगा, हमेशा आपका सॉल्ट रहेगा। और एक ले भी लो एग्जांपल, जैसे HCl प्लस NaOH, ये देखो सबसे खतरनाक एसिड होता है और ये सबसे खतरनाक बेस हो गया। आपको इससे मिलता है आपका कॉमन सॉल्ट और साथ में पानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लेना है। अगला क्या कह रहा है कि देखो, एक मेटल ऑक्साइड और जब आप एसिड को रिएक्ट करोगे, मेटल ऑक्साइड और आप कौन सा एसिड लूं, ZnCl वो ले लेता हूँ, H2SO4 ले लेता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, जब आप एक मेटल ऑक्साइड और एसिड को करोगे रिएक्ट, तो भी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस मिलेगा वाटर। कौन सा सॉल्ट, वही मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा, और साथ में मिल जाएगा पानी। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। अब आगे समझते हैं। तो यार अब हम समझने वाले आपके बेसिस को। देखो जो बेसिस है ना, वो पूरा अपोजिट होता है एसिड के। कैसे बोल सकते हैं, देखो जैसे एसिड क्या था, वो खट्टा होता है टेस्ट में, तो ये होता है बिटर इन टेस्ट। वो H प्लस देता था, ये देता है OH नेगेटिव, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ बेसिस को ना आप एल्कलाइज बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्योंकि आपके जो सारे बेसिस है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, सारे वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उसे हम एल्कलाइज बोल देते हैं, और मैं इसके आगे लिख देता हूँ वाटर सॉल्यूबल। अब जैसे कि आपके एसिड दो टाइप के थे, ऐसे भी ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग और एक होता है आपका वीक। यार अब तक तो समझ गए होगे, स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली, और ये जो पार्शियली। ठीक है, तो अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो जो बेसिस फील्स सोपी टू टच, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू और बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगला क्या है, ये ना इसका जैसे उसकी रिएक्शन थी एसिड की, वैसी बेसिस की हुई है। जब आप बेस को मेटल में डालोगे, ये सारी मेटल के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ मेटल के साथ रिएक्शन होती है। बेसिस प्लस मेटल क्या देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब जैसे इसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक डाला और जिसमें हमने हीट दे दी, तो हमें क्या मिला, हमें Na2ZnO2 मिला, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब उसमें क्या था, हम उसमें एसिड और मेटल ऑक्साइड डालते थे, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, बेसिस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। अब इसमें क्या करना है, हमें CaOH प्लस CO2 डाला, जिसमें हमें CaCO3 मिला और H2O मिला। और जैसे उसमें होता था एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, इसमें भी होता है बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट। देखो एक ही बात हो गई, इसलिए मैंने ये इसमें लिखा नहीं।
सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी यार, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सब हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए ना हमारे लिए एक चीज होता है, पीएच स्केल बोलते हैं उसे। पीएच स्केल होता है, अब जैसे कि नॉर्मल स्केल होता है जिससे हमें हाइट का पता चलता है, वैसे पीएच स्केल होता है जिससे हमें इसका स्ट्रॉन्ग और वीक का पता चलता है। देखो सबसे पहला होता है 7। ये जो 7 नंबर है ना, इसका मतलब होता है न्यूट्रल, कि ना ही यार एसिड है ना ही यार बेस है, ठीक है। और इस 7 नंबर पे आता है वाटर हमारा, ये न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही ये बेस है। अब जैसे जैसे आप कम करते चले जाओगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये सारा तो हो गया आपका एसिड। और जब आप इसे बढ़ाते चले जाओगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो 14 तक ही होता है, और ये हो गया आपका बेस। अब इसमें जो 1 नंबर है, ये होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका जो 14 नंबर है, इसका ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका जो 6th नंबर है, ये होता है आपका वीक बेस, और सॉरी वीक एसिड। और इसका जो 8th नंबर है, वो आपका होता है वीक बेस। आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि यार देखो, आप ये मान सकते हो कि ना डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। क्योंकि हमें देखो, पहले तो हमें यही लगता था कि जो एसिड है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और बेसिस कम स्ट्रांग होता है, तो हम समझ सकते हैं कि देखो सबसे ज्यादा डेंजरस, फिर कम डेंजरस, फिर ऐसे करते 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 क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो गया, फिर उसके बाद बेस में आ गया, फिर बेस में कम डेंजरस, फिर उससे ज्यादा, फिर ऐसे करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस में आ गया। मैंने गलती से यहाँ पे ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है कि जो 7 है वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा। मैं आपको तीन एक बता देता हूँ, जैसे 1 जो है वो HCl रहेगा, जो 7 है वो H2O रहेगा, और जो आपको 14 है वो आपका रहेगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैं क्या करता हूँ, मैं अभी आपको एक टेबल बना के दे देता हूँ जिसमें आपका सारा पीएच रहेगा, और आपको वो याद करना पड़ेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट टेबल होगा। और उसके बाद आगे पीएच के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो यार जो मैंने अभी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो एक एक करके सब समझ लेते हैं। तो क्या है, देखो सबसे पहले मैंने पीएच पेपर एक बार ढंग से बना दिया है, जो कि 1 से है 14 तक है। अब इसमें जीरो से भी होता है, अगर आप जीरो ना लिखो तो भी चलेगा, 1 से 14 तक लिख लेना। अब जीरो का जो कलर है वो रहता है डार्क रेड, 1 का रेड, 2 का रेड, 3 का ऑरेंज रेड, 4th का ऑरेंज, 5 का ऑरेंज येलो, 6 का ग्रीनिश येलो, 7th का ग्रीन, 8th का ग्रीनिश ब्लू, 9th का ब्लू, 10th पे नेवी ब्लू, 11 पे पर्पल रहेगा, 12 पे डार्क पर्पल, 13 पे वायलेट, और 14 पे भी वायलेट रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपका पीएच पेपर का कलर हो गया। अब आपका ये है सॉल्यूशन, और ये इसका पीएच इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टेबल एक बार ये याद कर लेना। देखो सबसे पहला है आपका HCl, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो तो यार आप याद कर ही लेना, जैसे ये आपका इंपॉर्टेंट है। HCl है जो कि जीरो रहता है कंसंट्रेटेड पे, और डाइल्यूट HCl जो है वो 1 रहता है जिसका पीएच, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस का जो 1.4 रहता है, लेमन जूस का 2.5 रहता है, विनेगर का 4 रहता है, टोमेटो जूस का 4.1 रहता है, कॉफी का 5 रहता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो है आपका वो 6 रहता है, मिल्क का 6.5, प्योर वाटर का 7 रहता है। अब जो देखो ये जो दो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो सलाइवा बिफोर मील है, यानी मील से पहले, खाना खाने से पहले 7.4 है, लेकिन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद जो है 5.8 है। देखो ये भी एक रीजन होता है, मैं बोलता है कि खाना खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि जो है आपका पीएच है वो गिर के जो है एसिड वाले में चला गया है। क्योंकि देखो ये पता होगा आपको, ये न्यूट्रल रहता है, ये एसिड वाले में चला गया था, अभी दोबारा से बेसिक वाले में चले जाए, इसलिए हम क्या है, ब्रश कराने के लिए सलाह दिया जाता है, ठीक है। अब आपका जो ब्लड है वो 7.4 का रहता है, एग्स का 7.8 का रहता है, टूथपेस्ट का 8 रहता है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9 रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, जिसे आप देखो डाइजीन के नाम से आप इसे जानते होगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब एसिडिटी हो जाती है तब डाइजीन आपको डॉक्टर देते हैं, तो ये वही है। अब देखो एसिडिटी जब हो जाती है तो होता क्या है, जो एसिड का लेवल है वो बढ़ जाता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है, तो एसिड प्लस बेस क्या है, सॉल्ट होता है, साथ में आपका न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए आपको एसिड प्लस बेस दिया जाता है। एसिड ज्यादा होगा तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक बेस है वो दे दिया। अब ऐसा नहीं है यार, आपका एसिडिटी बढ़ गई तो आपने NaOH खा लिया, आप NaOH खाओगे बचोगे भी नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। जैसे आप देखोगे कंसंट्रेटेड NaOH का जो है 14 रहता है, और डाइल्यूट का भी 13 रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। तो यार ये तो आपका पीएच की बात हो गई, तो चलो अब आपका लास्ट टॉपिक जो कि सॉल्ट्स है, इसको खत्म करते हैं और इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं।
तो यार अब हम समझने वाले हैं आपके सॉल्ट को। तो देखो जो सॉल्ट है उसके उसके नाम से हमें क्या समझ आता है, उसके नाम से हमें समझ आता है सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl। देखो NaCl सॉल्ट तो है लेकिन वो है कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट बहुत टाइप के हो सकते हैं। जो मेनली सॉल्ट है वो एसिड और बेस से बनता है, कि एसिड और बेस को मिलाया और सॉल्ट बन गया। मैं मेनली बोल रहा हूँ, वरना बहुत तरीकों से भी सॉल्ट बन जाते हैं। अब अगला क्या है, देखो जब आप सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करके सॉल्ट बनाया है तो हम उसे क्लोराइड बोलेंगे। अगर H2SO4 का बना है तो सल्फाइड बोलेंगे। HNO3 से बना है तो नाइट्रेट्स बोलेंगे। H2CO3 से बना है तो कार्बोनेट्स बोलेंगे। CH3COH से बना है तो एसीटेट्स बोलेंगे। तो आपका जो सॉल्ट है ना वो भी तीन टाइप का होता है। जो सबसे पहला होता है वो आपका होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट ये कैसे बनता है, देखो नाम से समझ आ रहा है। इसमें हम क्या, हमारा क्या है, हमारा रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एसिडिक क्यों रहा, क्योंकि यार स्ट्रॉन्ग एसिड था, बेस वीक रहेगा इसलिए इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। एक एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब वीक, अब क्या है, जब आप अब क्या, अब आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कैसे, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो बेसिक सॉल्ट हो गया। अब तीसरा आपका था न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। और ये आपका जो न्यूट्रल सॉल्ट है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, मिल गया NaCl H2O, ठीक है। तो ये आपका रहा। अब इसके बाद क्या है, आपकी चार सॉल्ट की प्रिपरेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको रब करने के बाद उसको समझते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड लेना है, अमोनिया लेना है और वाटर और CO2। अब आप इसको ऐड कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, इसके 2 मोल लेने हैं NaCO3 के, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। फिर आपको इसमें हीट करा देना। हीट कराने के बाद आपको मिलेगी सोडा ऐश। ऐश मतलब राख। अब देखो ये चीज से समझ लेना है, जिसको आप जलाओगे उसकी राख मिलती है। आप लकड़ी को जलाओगे उसकी राख मिलेगी। तो आपने इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जलाया तो उसकी आपको राख मिलेगी, और उस राख को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। साथ में हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मिला हमें वाटर। अब आपने क्या लिया, अब ना आपने Na2CO3 सोडा ऐश को लिया, इसमें 10 मोल्स ऑफ H2O डाल दिया। तो अब आपको क्या मिला, Na2CO3.10H2O। अब इसे क्या बोलते हैं, अब आप इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यार ये ना पूरे चैप्टर में ना ये चार प्रिपरेशन ऐसी जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये पेपर में जरूर आती है। और इसे आपको रटना पड़ेगा, तो आप इसे रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। और अब अगली प्रिपरेशन पे चलते हैं। तो यार जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका, ये 3 रिएक्शन एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आपकी बेकिंग सोडा वाली रिएक्शन। बेकिंग सोडा क्या, जो वॉशिंग सोडा की पहली थी सबसे पहली, वो आपकी बेकिंग सोडा, जिसके अंदर आपका NaHCO3 बनता है। आपकी अगली ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्या, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन डाल देंगे तो आपका बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। आपकी लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP बोलते हैं, जो घरों में यूज होता है, स्टैचूज बनाने के लिए होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, तो वो सब POP होता है। अब इसमें क्या है, अब जिप्सम को जब हीट करते हैं तो आपका CaSO4.12H2O मिलता है, जो कि आपका POP होता है, और साथ में 3/2H2O भी मिलता है। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच।